ओ ओके, आवाज जा रही है? चलिए आइए दोस्तों, बायोलॉजी वाला मूड में आ जाइए। तो आ जाइए, आ गए। आइए दोस्तों, मूड चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट से घूम फिर के तब क्लास तक आते हैं, और क्लास में भी आते हैं तो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। पता नहीं मूड में क्या क्या आ जाए, तो सब कुछ को निकाल फेंकिए, ओनली फॉर बायोलॉजी पर आ जाइए और कहिए कहाँ तक क्या क्या हो गया था। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ रहे थे। हाँ हो चुका, देख लिए कहाँ तक क्या हुआ था। तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, और प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको हम समझ लिए थे। लेकिन हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्वरूप में आज हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं, उसका खोज धीरे धीरे करके हुआ। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है यह पता लगाने में कोई एक जीव वैज्ञानिकों का योगदान नहीं है, बल्कि कई जीव वैज्ञानिक के योगदान से यह पूर्णतः क्लियर हो पाया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। कई जीव वैज्ञानिकों के योगदान है प्रकाश संबंधी कई बातों को खोजने में। और अगर सबसे पहले अगर बात करिए तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे उसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले पहली बार यह साबित किए या यह पता लगाए कि पौधा जो है ना, वे कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल सकते हैं? ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। यह बात सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले को लगा कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बना सकता है। बस इतना ही पता चला, और इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा इन्होंने साबित भी कर दिया कि हां, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो शुरुआती जानकारी निकल कर आई, वे जोसेफ प्रिस्टले ने निकाले थे, और वह इस रूप में निकाले। वही नहीं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जोसेफ प्रिस्टले को कुछ आइडिया नहीं लगा, सिर्फ उन्होंने यह बात पता लगा लिया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते। जोसेफ प्रिस्टले के बाद दूसरा जीव वैज्ञानिक, यानी कई लंबे समय के बाद दूसरा वैज्ञानिक था जॉन इंगेज हॉज। जॉन इंगेज हॉज। और जॉन इंगेज हॉज प्रिस्टले के द्वारा जो बातें पता लगाई गई, इससे आगे की बात वो पता लगाए। इन्होंने सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले का समर्थन किया कि हां, ये बिल्कुल सही है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते। जॉन इंगेज हॉज जोसेफ प्रिस्टले के बातों को पूर्ण समर्थन दिए, कहा कि यह बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ऑक्सीजन में बदल सकते। लेकिन जॉन इंगेज हॉज का सबसे बड़ा योगदान है प्रकाश संश्लेषण में कि उन्होंने यह पता लगाया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, केवल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही वो ऐसा कर सकते हैं, बिना सूर्य के प्रकाश के वे ऐसा नहीं कर सकते। और जॉन इंगेज हॉज ने अपने एक्सपेरिमेंट की सहायता से यह भी ज्ञात कर लिया कि प्रिस्टले साहब जो ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें क्लोरोफिल का भी योगदान है। यानी प्रकाश संश्लेषण का काफी महत्वपूर्ण पहलू को सबसे पहले उजागर किए कौन? जॉन इंगेज हॉज। जॉन इंगेज हॉज ये पता लगा लिए, यानी कि वे जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा लगाए गए पता के बाद ये पता लगा लिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑक्सीजन में बदल रहे हैं, वे दो चीजों की सहायता से वे काम कर रहे हैं।
यानी कि जॉन इंगेज हाउस के प्रयोगों से यह साबित हो चुका था दोस्तों कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलने के लिए सूरज की प्रकाश की जरूरत होती है, और पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलने के लिए खुद क्लोरोफिल भी जिम्मेदार है। यानी कि जॉन इंगेज हाउस यह क्लियर कर दिया था कि प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है पौधे में, उसमें जरूरी है किन किन चीजों की? सूरज के प्रकाश की और क्लोरोफिल। सूरज की प्रकाश की और क्लोरोफिल की जरूरी है। उसके बाद केमिस्ट्री के पिता कौन है आपको पता है? लवाइजियर। लवाइजियर केमिस्ट्री के पिता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं वो बात तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी जानेंगे, लेकिन आप जानिए कि पिता कहलाते हैं। उन्होंने जॉन इंगेज हाउस के प्रयोग को एकदम सटीक रूप से दिया और उन्होंने यह बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में है क्या। यानी कि लवाइजियर ने प्रकाश संश्लेषण को पहली बार परिभाषित किया कि पौधे सूरज की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह लवाइजियर पता लगाया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक बने रॉबर्ट मायर। कौन बने? रॉबर्ट बने, जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित संपूर्ण तथ्य को क्लियर कर दिए। हम जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में शुरुआत में जो पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मिट्टी से जल लेकर के और क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह जानकारी सबसे पहले किसने दी? रॉबर्ट मायर ने दी। यानी कि पहली बार प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन बने? रॉबर्ट मायर बने। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण को खोजने वाले कोई एक जीव वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि कई जीव वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनतों के लंबे समय बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है यह क्लियर हो पाया। तो निश्चित तौर पर प्रकाश संश्लेषण के खोज में जोसेफ प्रिस्टले का योगदान है, जॉन इंगेज हाउस का योगदान है, लवाइजियर का योगदान है, रॉबर्ट मायर का योगदान है, और हर का योगदान को हम कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से परिभाषित करने का काम अंत में रॉबर्ट मायर के द्वारा किया गया। क्लियर हो गया? तो प्रकाश संश्लेषण से जुड़े कौन कौन वैज्ञानिक है? जोसेफ प्रिस्टले, जॉन इंगेज हाउस, लवाइजियर और रॉबर्ट मायर। रॉबर्ट मायर का कथन को पढ़िए, पूरा क्लियर कर दिया है रॉबर्ट कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और यह बात हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? तो आप याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के खोज में रॉबर्ट मायर का योगदान है। किसका योगदान है? रॉबर्ट मायर का योगदान है। जॉन इंगेज हाउस का योगदान है। जोसेफ प्रिस्टले का योगदान है। लवाइजियर का योगदान है। और अंत में एक प्रोफेसर साहब होगा, प्रोफेसर ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले से क्लियर हो चुका था कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ब्लैकमैन ने यह साबित किया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ही, लेकिन यह सजीवों के शरीर के अंदर हो रहा है, तो इसे जीव रासायनिक अभिक्रिया कहना भी उचित होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। उसके साथ साथ यह केवल सजीवों के शरीर के भीतर होता है, इसीलिए यह जीव रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का बनता है। ग्लूकोज एक रासायनिक पदार्थ है। ग्लूकोज कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। हाजी वैज्ञानिक का नाम भूलिएगा नहीं ना जी।
जोसेफ प्रिस्टले, जॉन इंगेज हॉज, लेवाइजियर, रॉबर्ट मायर और ब्लैकमैन। ब्लैकमैन का नाम नहीं भी याद रहेगा तो जोसेफ प्रिस्टले, जॉन इंगेज हॉज, रॉबर्ट मायर और लेवाइजियर का तो नाम याद आप रखिएगा। और इन सब के प्रयोगों में लगभग 150-200 साल का समय लगा। यानी प्रिस्टले के खोज के बाद जो रॉबर्ट मायर का अंतिम बार आप पढ़े विश्लेषण प्रकाश संश्लेषण का, जोसेफ प्रिस्टले के बाद रॉबर्ट मायर के एक्सपेरिमेंट में लगभग 100 साल से ज्यादा का फर्क था दोस्तों। अभी डेट हमको एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन 100-150 साल में यह क्लियर हो पाया, जीव वैज्ञानिकों के प्रयास से यह क्लियर हो पाया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्लियर है? अब आइए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है ये बात तो हम देख चुके हैं, फिर भी देखिए। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले जरूरी है किसका? प्रकाश का। दूसरा चीज जरूरी है किसका? जल का। तीसरा चीज जरूरी है कार्बन डाई, और चौथा चीज जरूरी है क्लोरोफिल का। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य पदार्थों की संख्या कुल कितनी है? और ये अनिवार्य पदार्थ है दोस्तों। ये क्या है? अनिवार्य पदार्थ है, अर्थात किसी एक के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। क्या प्रकाश के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या जल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ अनिवार्य है किसी एक के अनुपस्थिति में। किसी एक के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव। कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि रात में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, तो कभी भी प्रकाश संश्लेषण होगा कितना चीज चाहिए? 4 चीज। रात में किसी चीज की कमी भी होगी, कमी होगी तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। रात में प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। हाँ, कृत्रिम प्रकाश के बारे में हम बात किए थे कि प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश सबसे बेहतर कौन प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सबसे बेहतर प्रकाश सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश है दोस्तों। वे प्रकाश सबसे बेहतर और सबसे उपयुक्त है प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ऐसे प्रकाश में होगा जो रेडिएशन के रूप में निकलता हो, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा आती है, सूर्य का जो प्रकाश आता है वे रेडिएशन के रूप में आता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में पहुंचता है पौधों के पास। तो जब कृत्रिम प्रकाश भी विकिरण ऊर्जा के रूप में प्रकाश को निकालने लगे, या कृत्रिम प्रकाश जिस स्रोत से निकल रहा है उस स्रोत से रेडिएशन के रूप में लाइट निकलता रहे, और रेडिएशन तब निकलेगा जब से कम वो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाए, तभी रेडिएशन निकल सकता है। 800 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रेडिएशन का निकलना संभव नहीं है। तो कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव है, लेकिन सभी कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव। केवल वैसे ही कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव है जिसमें सूर्य वाला रेडिएशन हो, या सूर्य के प्रकाश की तरह रेडिएशन वाला एनर्जी हो। क्लियर हो गया? उसी तरह जल भी जरूरी है दोस्तों। कहीं पर भी जल चाहिए ही चाहिए, जल चाहिए ही चाहिए। बहुत कम चाहिए, लेकिन चाहिए। यानी कि पौधे जितना जल मिट्टी से ग्रहण करते हैं उसका 1% ही लगभग प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जल की अनुपस्थिति अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी क्या है? अनिवार्य है। क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। अब इन 4 अनिवार्य पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बाहर से पौधे को लेना पड़ रहा है उसकी संख्या कितनी है? 3 है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को कुल कितने चीजों की प्राप्ति बाहरी वातावरण से होता है? और वो 3 क्या उन सब चीज है? क्लियर हो गया ना?
प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी अनिवार्य पदार्थों में कितने ऐसे पदार्थ हैं जो पौधा के स्वयं के भीतर में है? एक। और वो क्या है? तो ये भी याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य पदार्थों की संख्या 4 है, जिसमें 3 पौधे को बाहर से लेना पड़ता है, जबकि एक पौधा के 3 कौन कौन चीज बाहर से लेना पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थों की संख्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने चीज पौधे को बाहर चाहिए? क्या 4 पदार्थों में किसी एक के कमी रहने पर प्रकाश संश्लेषण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रोसेस में संपन्न होता है, इसको समझना। हम शुरुआत में ही बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण इस ब्रह्मांड की एक बहुत ही जटिल अभिक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत ही जटिल अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में संपन्न होता है। सबसे तो पहले समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया पौधों के हरे भाग में पाए जाने वाले कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी कि कहाँ होता है? हरित लवक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हरित लवक के अतिरिक्त और कहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं होता है। केवल कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भागों में होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भागों के कोशिकाओं के भीतर होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भागों के कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले हरित लवक में होता है। 3 बातें यहां पर, तीनों बात अलग अलग करके एग्जाम पूछा है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भागों में होता है, सभी भागों में, अर्थात जो भी भाग हरा है, चाहे वे तना हो, चाहे वे शाखाएं हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वे पत्तियां हो, जितने भी भाग हरे हैं वो इसलिए हरे हैं क्योंकि वहां के कोशिका में मौजूद क्या है, इसलिए वो हरे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के समस्त हरे भागों में होता है। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भाग के कोशिकाओं के भीतर होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों के कोशिकाओं के भीतर कहां होता है? यानी क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम में होता है प्रकाश संश्लेषण, केवल और केवल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर है? अब इसमें कभी भी घुमा फिरा के देगा आपसे गलत होगा? गलत नहीं होगा दोस्तों, गलत होने का चांस ही नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इससे पिछले वाले क्लास में हम दिखाए थे, आपको याद है कि भूल गए? याद है। अब बिल्कुल दोस्तों याद रहना जरूरी है। आप याद नहीं होगा दोस्तों तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको याद करना ही पड़ेगा। याद नहीं होगा कुछ नहीं हासिल होगा दोस्तों, तो याद करना बहुत जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर हो रहा है दोस्तों, वह 2 स्टेप में होता है। एक को कहते हैं क्या? लाइट रिएक्शन कहते हैं। एक को क्या होते हैं, क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो हरित लवक के भीतर यानी क्लोरोप्लास्ट के। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया में कितने रिएक्शन होते हैं? पहले क्या होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? अर्थात जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगा तबे ये शुरू होगा। ये नहीं कि पहले डार्क शुरू हो जाएगा, लाइट बैठल है, पहले यही होगा और उसके बाद ही होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले क्या होता है? लाइट। और लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया का खोज एक हिल नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल। एक साइंटिस्ट थे, हिल क्या थे?
साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही लाइट रिएक्शन की पूरी प्रक्रिया की खोज की, तो उसके नाम पर इस लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है? हिल रिएक्शन कहा जाता है। और डार्क रिएक्शन का खोज मेल्विन कैल्विन ने किया था। किसने? मेल्विन कैल्विन ने किया था। इसीलिए डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइक्लिक के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया हरित लवक के भीतर 2 स्टेप में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन और या हिल रिएक्शन। और हिल रिएक्शन और पहले क्या होगा? ये खत्म होने के बाद ही यह, हाँ, डार्क रिएक्शन होने के लिए लाइट रिएक्शन का संपन्न हो जाना अति आवश्यक है। लाइट रिएक्शन का संपन्न हुए बिना डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। आइए दोस्तों समझते हैं हिल रिएक्शन में कहाँ होता है। और एक बात और समझना है, लाइट रिएक्शन कोलोप्लास्ट के किस भाग में होता है? गराना वाले भाग में। और गराना देखे थे ना, गराना वही क्षेत्र था जहां कोलोफिल था। गराना वही क्षेत्र था हरित लवक के भीतर जहां पर क्या था? ये पैकेट था, पैकेट के अंदर कोलोफिल बनता ना। तो लाइट रिएक्शन कहां पर? लाइट रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में? लाइट रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में? और डार्क रिएक्शन होता है एस्ट्रोमा में। कहां होता है? एस्ट्रोमा में होता है। तो पूरी प्रक्रिया हरित लवक में होता है और हरित लवक के गराना और एस्ट्रोमा में होता है। हरित लवक के गराना और एस्ट्रोमा में होता है। दोनों सब बात समझ रहे हैं ना आप? समझा चुके हैं। अगर फिर भी कोई नहीं समझ रहा है तो फिर 1 नंबर सेल पढ़ लेना है। तो लाइट रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में? डार्क रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पहले क्या होता है? कहां पर? गराना में। अब आइए लाइट रिएक्शन में क्या होता है ये समझना है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में क्या होता है और इसको दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? हिल रिएक्शन। और हिल रिएक्शन के नाम से क्यों जानते हैं आपको पता है ना? आइए, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उसे कन्वर्ट करता है किस में? अवशोषित कर उसे कन्वर्ट करता है किस में? ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट करता है? ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? तो लाइट रिएक्शन के दौरान पहला काम क्या हुआ देखे तो पहला काम हुआ कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और अवशोषित करके क्या प्राप्त, क्या निकाला? ऊर्जा। ये पहला काम है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले लाइट रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन के दौरान सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है या सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्तेजित होकर क्या पैदा करता है? ऊर्जा। अब कहिएगा कि ये कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है? तो दोस्तों इतना क्षमता है, इसीलिए ये ऊर्जा मतलब क्लोरोफिल में ही ये क्षमता है कि वे सूर्य के प्रकाश को टैप करके उससे ऊर्जा पैदा कर सकता है। यह क्षमता ब्रह्मांड में और कहीं पर नहीं है। कृत्रिम में ऐसे ही क्षमता सोलर प्लेट में है। तो आप कह सकते हैं ये सोलर प्लेट है, सूर्य का रोशनी पड़ा दोस्तों, क्या पैदा हुआ? ऊर्जा। क्या पैदा हुआ? ऊर्जा। आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले क्या होता है बताइए? तो यही होता है। प्रकाश संश्लेषण का शुरुआत कौन कर रहा है? यानी कि क्लोरोफिल कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हैंडल मारने वाला कौन है? क्लोरोफिल। अब दोस्तों दूसरा काम आते हैं, क्या होता है? दूसरा काम क्या होता है? लाइट रिएक्शन का पहला काम देख लिए क्या हुआ? तो पहला काम क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या पैदा कर दिया?
अब उस ऊर्जा के द्वारा ये जो क्लोरोफिल ऊर्जा पैदा किया, उस ऊर्जा के द्वारा जल के अणु को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। H2O के अणु को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के लिए ऊर्जा कौन सा आया? ऊर्जा तो अभी निकला तुरंत। यानी कि क्लोरोफिल जितना ऊर्जा पैदा किया वे सारा ऊर्जा को लगा दिया गया जल के अणु को क्या करने में? तोड़ने में। जल के अणु को क्या करने में? तोड़ने में। अब जल का अणु टूटेगा दोस्तों, तो जल का अणु टूटता है तो क्या बनता है? H बनता है। और क्या बनता है? OH बनता है। H बनता है और OH बनता है। H बनता है और OH बनता है दोस्तों। तो इसको बैलेंस करिएगा, यहां 4 होता है दोस्तों, यहां 4 हो गया, 4 दूनी 8, यहां भी क्या लगा दीजिए? 4 लगा दीजिए। तो जो क्लोरोफिल के अणु ऊर्जा पैदा किया, उस ऊर्जा से दोस्तों तोड़ करके निकाल दिया क्या? उस ऊर्जा से जल के अणु को तोड़ा जाता है। और जल का अणु जब पहले टूटता है तो यह पहले टूटता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में, हाइड्रोजन और उसके बाद दोस्तों ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है दोस्तों, ये कौन आयन है? हाइड्रोक्सिल आयन जो टूटा है, ये हाइड्रोक्सिल आयन पुनः जो है, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो पुनः यानी कि OH पुनः जो है आपको कन्वर्ट होता है किसमें? O2 में। और किसमें कन्वर्ट होता है? जल में। और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है दोस्तों। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया ना? अब क्लोरोफिल के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से जल के अणुओं की तोड़ने की घटना को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस ऑफ। अब ध्यान दीजिए कि जल के अणु के टूटने से जो हाइड्रोजन बना ये अंदर में रह जाता है, और जल और ऑक्सीजन जो बना ये बाहर निकल जाता है। जल और ऑक्सीजन जो बना वो कहां से निकल जाता? बाहर। और आपको बताए थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया को पूरा देखे थे ना, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बना था और क्या बना था? जल बनाता। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन निकला था वह ऑक्सीजन कहां से आता था? कहां से आ रहा है दोस्तों? जल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो लाइट रिएक्शन के दौरान पहला कॉम क्या हो गया कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या पैदा किया? दूसरा कॉम ये हुआ कि जो ऊर्जा पैदा हुआ उस ऊर्जा से जल के अणु को क्या कर दिया गया? जल के अणु के टूटने से हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना और क्या बना? जल बना। हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल बाहर निकल गया। अंदर क्या रह गया? और क्या रह गया? हाइड्रोजन रह गया और इलेक्ट्रॉन रह गया। हाइड्रोजन रह गया और इलेक्ट्रॉन। लाइट रिएक्शन के दौरान तीसरा कॉम हुआ कि वे जो दोस्तों की 4 हाइड्रोजन जो टूटा था, वे 4 हाइड्रोजन टूटा था दो। 4 हाइड्रोजन जो जल के अणु से प्राप्त हुआ था और क्या प्राप्त हुआ था? 4 इलेक्ट्रॉन। यह NADP से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? NADP से जुट जाता है। अब कहिएगा ये NADP क्या है? तो इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है नोट में, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब कहिएगा यह क्या है? तो यह एक प्रकार का विटामिन है। कहां से आया? तो दोस्तों ये पौधा में रहता है और कभी भी इसकी कमी पौधे के अंदर नहीं होती है। यानी कि NADP मॉलिक्यूल्स जो एक खास प्रकार के विटामिन है जो पौधे में पाए जाते हैं, एक खास प्रकार के विटामिन है जो पौधे में पाए जाते हैं, और यह विटामिन की कभी पौधे के अंदर कमी नहीं होती है। अब जल से प्राप्त होने वाला 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा किसमें?
NADP में जुट जाएगा, और जैसे ही NADP में जुटेगा NADP बन जाएगा, NADP2H2 बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों। और उसके बाद लाइट रिएक्शन के दौरान चौथा काम ये होता है कि ADP, ठीक है, ADP यानी एडेनिन डाई फॉस्फेट, एडेनिन डाई, इससे एक और फॉस्फेट जुड़ता है, इससे एक क्या होता है, एक और फॉस्फेट जुड़ता है, और जैसे डाइफॉस्फेट में एक और जुट गया फॉस्फेट, तो डाई क्या बन जाएगा, टराई बन जाएगा। और इस तरह से दोस्तों NADPH2 और ATP बनने के साथ ही लाइट रिएक्शन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लाइट रिएक्शन क्या हो गया, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बना, और क्या बना, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बना, NADPH2 बना, NADPH2 बना, और क्या बना, यानी कि जब पौधे में लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया हरित लवक के घराना में कंप्लीट हो जाता है, तो अंत में NADPH2 प्राप्त होता है और ATP प्राप्त होता है। अब जैसे ही NADPH2 बनेगा और ATP बनेगा, लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लाइट रिएक्शन समझे, नहीं समझे, फिर से समझिए। अभी तक प्रकाश संश्लेषण बहुत हम भी शॉर्ट में खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही बहुत लड़का को विस्तार हो जाता है, ठीक है, बहुत मतलब इतना पढ़ा रहे कि सीधा पूछ देगा कि इतना जो पढ़ा रहे इतना पूछेगा, कल क्या पूछता है ये हमको पता रहता तो हम नौकरी नहीं करते, ठीक है। तो हम तो सिलेबस पढ़ाने वाले लोग हैं जी, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा उसका टेंशन, क्या सिलेबस है इसका टेंशन लीजिए। सिलेबस कंप्लीट है तो पूछो ना, जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत ना है। नंबर कितना आ रहा है, 100 में 100, तो इसीलिए हम ये नहीं देखते हैं क्या पूछता है, और हर जगह फोकस तैयारी कहीं होता है, क्या पूछता है एग्जाम उस अनुसार से तैयारी करेंगे, नहीं हम बोलते हैं क्या सिलेबस एग्जाम का वो देखिए। अब बहुत ऐसा भरम उड़ाता है, जीएस का सिलेबस का कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, इस तरह का बात बना बनाकर बोधरेशन डालता है विद्यार्थी पर। अंत है, हम अंत करेंगे उसका, ठीक है। हेलो, आइए दोस्तों, लाइट रिएक्शन समझ गए? अब कुछ नहीं होता, देखिए लाइट रिएक्शन में क्या, क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा पैदा किया, उस ऊर्जा से जल के अणु को NADPH2 बना, ATP बना, क्लियर, लाइट रिएक्शन हो गया। 4 लाइन में याद है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो पहला काम क्लोरोफिल ऊर्जा पैदा करता है, कैसे, तो सूरज के ऊर्जा को, सूरज के उष्मा को, सूरज के विकिरण को अवशोषित करते हैं, सॉरी ऊर्जा नहीं, सूरज के विकिरण को, ऐसे विकिरण भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, तो सूरज के विकिरण को ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल जो है, सूरज के विकिरण को अवशोषित करके क्लोरोफिल ऊर्जा पैदा किया। दूसरा, उसी ऊर्जा से जल के अणु को, जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर। उसके बाद पौधे के कोशिका के हरित लवक में एक खास प्रकार का विटामिन रहता है, NADP, इसकी कभी कमी नहीं होती है, पौधा में इसकी कभी कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद जल के अणु के टूटने से जो हाइड्रोजन बचा रहता है अंदर में, उसी से वो हाइड्रोजन NADP से जुट जाता है और NADPH2 बना लेता है। उसके बाद NADPH2 जब बन जाता है, NADPH2 जब बन जाता है तो उसके बाद ADP क्या बनाता है, ADP क्या बनाता है दोस्तों? अब ध्यान दीजिए कि ADP, कहिएगा कि ADP कौन सा आया, तो ये भी दोस्तों कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रहता है, और इसकी भी कभी कमी, और कमी क्यों नहीं होती है वो आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि जितना NADP यूज होता है फिर उतना ही बाहर निकल जाता है, इसलिए इसकी कभी कमी
नहीं होती। NADP और ADP की क्यों कमी नहीं होती है, ये आगे के डार्क रिएक्शन में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। यानी कि जितना NADP का लाइट रिएक्शन में यूज होता है उतना ही NADP डार्क रिएक्शन में पैदा हो जाता है। जितना ADP का लाइट रिएक्शन में यूज हो रहा है उतना ही ADP डार्क रिएक्शन में पैदा हो जाएगा। तो यूज और पैदा होते, लाइट रिएक्शन में इन दोनों का यूज होता है तो डार्क रिएक्शन में उतना ही क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। इस तरह से कभी इसकी कमी नहीं होती है, बैलेंस क्या होता है, बना रहता है। बारिश कतनो हो 17% पर पानी रहेगा। बारिश कतनो हो पृथ्वी पर कितना परसेंट पर पानी, 70% पर। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण फैल रहा है वो अलग बात है, लेकिन वही बात है यहां पर दोस्तों, जितना प्रकाश संश्लेषण करे कभी भी NADP ADP की कमी नहीं होती है। डार्क रिएक्शन चालू कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना। लाइट रिएक्शन समझ गए, हिल रिएक्शन समझ गए। अब आइए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन पर एक बार पुनः बता दीजिए लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल क्या पैदा किया, ऊर्जा। क्लियर है, कैसे क्या वो तो आप जान ही गए हैं। दूसरा कि उस ऊर्जा से जल के अणु का विखंडन हुआ, विखंडन होने से ऑक्सीजन बाहर हाइड्रोजन अंदर। तीसरा NADPH2 का निर्माण, और चौथा ATP का। यानी लाइट रिएक्शन के दौरान कुल मिलाकर 4 काम हुआ, नहीं जी। ये शॉर्ट में याद रखने का टेक्निक है, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जल के अणु का कैसा टूटा, या जल के अणु का जो टूटा उसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोले, और उसका पूरा इक्वेशन दिए हुए हम, तो वो आप देखते रहिएगा, लेकिन शॉर्ट में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कि NADP में कंफ्यूजन नहीं ना है। NADP खास प्रकार का विटामिन है जिसकी कभी कमी, ATP में कोई दिक्कत नहीं ना है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ा तो क्या बन गया, ATP बन गया। हाँ, एक दिक्कत है कि फास्फोरस का उचित मात्रा पौधे की कोशिका में होनी चाहिए, क्योंकि फॉस्फेट में क्या है, फास्फोरस है। फॉस्फेट में क्या है, फास्फोरस है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फास्फोरस का भी योगदान है। दोस्तों किसका योगदान है, आइए दोस्तों अब ध्यान दीजिए। अब ध्यान ये दीजिए कि लाइट रिएक्शन समाप्त होगा, शुरू क्या होगा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसका नाम है डार्क रिएक्शन, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यह रात में होगा। ठीक है, तो पहले यह कंफ्यूजन है कि इसका नाम डार्क क्यों पड़ा, इसका नाम डार्क रिएक्शन क्यों पड़ा। तो इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए पड़ा कि इस डार्क रिएक्शन के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं होगी उसमें सूर्य की प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए पड़ा है क्योंकि इस रिएक्शन के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए इसका नाम डार्क नहीं है कि यह रात में होता है, बल्कि इसलिए इसका नाम डार्क है क्योंकि यह रिएक्शन के लिए दोस्तों, यह रिएक्शन के लिए सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता, अर्थात डार्क रिएक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो डार्क रिएक्शन के लिए आवश्यकता होती है NADPH2 का, और दूसरा किसका, ATP का। डार्क रिएक्शन तबे होगा जब ये दोनों बनकर तैयार हो जाएगा, और जब तक दोनों ये दोनों प्रेजेंट रहेगा तब तक क्या होते रहेगा। अगर दिन में ही NADPH2 और ATP बन गया है तो दिन में ही डार्क रिएक्शन हो रहा है, रात में भी ये दोनों बचा हुआ है तो रात में भी डार्क रिएक्शन होते रहेगा। यानी डार्क रिएक्शन के लिए दो चीज आवश्यक है, NADPH2 और ATP, दोनों में किसी एक के कमी पर डार्क रिएक्शन संभव नहीं है। ये दोनों अगर पौधे में रात में भी मौजूद है तो रात में भी डार्क रिएक्शन होगा, और दिन में भी मौजूद है तो दिन में भी डार्क रिएक्शन होगा। क्लियर है। और डार्क रिएक्शन का खोज मेल्विन कैल्विन ने किया था। किसने किया था? मेल्विन कैल्विन ने किया था। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था जी?
जब भी मिला हो। मेल्विन केल्विन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस खोज को, और इसलिए डार्क रिएक्शन को केल्विन साइक्लिक भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? और पूरा डार्क रिएक्शन 3 स्टेप में जाकर क्या होता है? संपन्न होता है। पूरा डार्क रिएक्शन कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। लाइट रिएक्शन के दौरान 4 कम हुआ था, और डार्क रिएक्शन 3 स्टेप में जाकर पूरा हो जाएगा। डार्क रिएक्शन कितने स्टेप में जाकर पूरा होगा? डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? क्या डार्क रिएक्शन दिन में होता है, रात में होता है? न दिन में होता है न रात में होता है। जब तक ये दोनों मौजूद रहता है तब तक होता है। ठीक है। डार्क रिएक्शन में कभी कभी देता है, देखा कि डार्क रिएक्शन, एक बार पूछा हुआ प्रश्न, डार्क रिएक्शन होता है नंबर 1 रात में, नंबर B दिन में, नंबर C में था जब तक ये दोनों मौजूद रहता। वही होगा आंसर। जो नहीं पढ़ा डार्क है, रात होता है। ठीक है, दर पर आ जाएगा। तो अब गलती नहीं करना है। डार्क रिएक्शन में पहला काम होता है कार्बोक्सिलीकरण। पहला काम क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण। डार्क रिएक्शन के दौरान सबसे पहले क्या हो गया? कार्बोक्सिलीकरण हो गया। क्या हो गया? कार्बोक्सिलीकरण हो गया। क्या हो गया डार्क रिएक्शन में सबसे पहले? अब कार्बोक्सिलीकरण के दौरान क्या हुआ? तो कार्बोक्सिलीकरण होने के लिए पौधे में 2 चीज जरूरी है, RUBP, रोबिस्को एंजाइम। डार्क रिएक्शन के दौरान सबसे पहले क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? RUBP और रोबिस्को, ये दोनों जरूरी है। अब कहिएगा ये दोनों कहां पर रहता है? पौधे के हरित लवक के भीतर में रहता है। क्या कमी नहीं होती है? दोनों की कमी नहीं होती है। और रोबिस्को एंजाइम तो हमारे प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन एंजाइम है? रोबिस्को एंजाइम है। प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला एंजाइम कौन है? रोबिस्को है। ये दोनों RUBP का फुल फॉर्म समझ गए ना? रोबुलोज बाइफॉस्फेट, रोबिलोज बाइफॉस्फेट, रोबिस्को एंजाइम। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें यूज होता है लाइट रिएक्शन वाला NADPH2 का। इसी से जुड़ता है रोबुलोज बाइफॉस्फेट। इससे क्या जुड़ता है दोस्तों? रोबुलोज बाइफॉस्फेट जुड़ता है। और जोड़ने के लिए उत्प्रेरक का काम कौन करता है? रोबिस्को। यानी रोबिस्को जो है एक प्रकार की कैटेलिस्ट की भूमिका अदा करता है। वैसे भी आप जानते होंगे एंजाइम एक तरह का कैटेलिस्ट ही है। एंजाइम एक तरह का क्या है दोस्तों? कैटेलिस्ट ही है। इसे बायो कैटेलिस्ट कहा जाता है एंजाइम को। तो रोबिस्को एंजाइम ने उत्प्रेरित किया किसको? तो दोनों को। किस लिए? जुड़ने के लिए। इन एंजाइम की मदद से लाइट रिएक्शन के दौरान जो NADPH2 बना, वे रोबुलोज बाइफॉस्फेट से क्या हो गया? जुड़ गया और बना लिया PGA। क्या बना लिया? PGA। अब कहिएगा ये PGA क्या है? PGA दोस्तों फॉस्फोग्लिसराइड एसिड, फॉस्फोग्लिसराइड एसिड। तो कार्बोक्सिलीकरण समझे? कार्बोक्सिलीकरण में क्या हुआ? तो कार्बोक्सिलीकरण में रोबुलोज बाइफॉस्फेट लाइट रिएक्शन के दौरान बने NADPH2 से जुट गया और बना लिया PGA। कार्बोक्सिलीकरण में कौन एंजाइम की आवश्यकता है? रोबिस्को एंजाइम की आवश्यकता है। कार्बोक्सिलीकरण में किस एंजाइम की आवश्यकता है? यानी क्या रोबिस्को एंजाइम की अनुपस्थिति में कार्बोक्सिलीकरण होगा? कभी नहीं होगा। और यह एंजाइम की कभी कमी होती? हमारे प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में जो एंजाइम पाया जाता है वह कौन है दोस्तों? रोबिस्को है। वे कौन है दोस्तों? रोबिस्को है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कार्बोक्सिलीकरण खत्म। कार्बोक्सिलीकरण अगला, आगे चले।
कार्बोक्सिलीकरण के बाद क्या बना? पीजीए, फास्फोग्लिसराइड एसिड, फास्फोग्लिसराइड एसिड बना। क्या बना दोस्तों? फास्फोग्लिसराइड एसिड बना, फास्फोग्लिसराइड एसिड बना। अब आइए दूसरा आइए दोस्तों, दूसरा काम होता है किसका? अवकरण। दूसरा क्या होता है? अवकरण होता है। अपचयन, रिडक्शन दिया हुआ है इंग्लिश में, रिडक्शन को अवकरण कहते हैं। देखें, एक मिनट देख लेते हैं। रिडक्शन होता है, ठीक है, हाँ, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपकरण होता है। लगता है गड़बड़ा गया है। रिडक्शन, कार्बोक्सिलीकरण समाप्त होने के बाद डार्क रिएक्शन के दौरान दूसरा काम क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अब इसमें क्या होता है कि क्या बना? पीजीए बना। क्या बना दोस्तों? पीजीए बना। अब पीजीए के साथ जुट जाता है क्या? एटीपी। कौन एटीपी? वही लाइट रिएक्शन के दौरान बना था ना। लाइट रिएक्शन के दौरान दो चीज बना था, NADP H2 बना था, और क्या बना था? अब एटीपी पीजीए से जुड़ जाएगा, पीजीए से जुड़ जाएगा और बना लेगा PgAl। क्या बना लेगा दोस्तों? PgAl। क्या बना लेगा? PgAl, यानी कि फास्फोग्लिसराइड ग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेगा। और यह दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होने वाला प्रथम अस्थायी यौगिक कौन है? PgAl है। प्रथम अस्थायी यौगिक क्या है? PgAl है। क्या है? PgAl। तो एक बार पुनः देखिए कि डार्क रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण हुआ। कार्बोक्सिलीकरण में रबुलोज बाइफॉस्फेट NADPH2 से जुटकर क्या बना लिया? उसके बाद रिडक्शन का काम हुआ। रिडक्शन के दौरान क्या बन गया? पीजीए किससे जुड़ गया और क्या बना लिया? PgAl बना लिया। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी यौगिक कौन है? PgAl है, यानी कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? अब दोस्तों तीसरा काम होता है रीजेनरेशन का। तीसरा काम क्या होता है? रीजेनरेशन का, पुनर्जनन का। रीजेनरेशन में क्या होता है दोस्तों? रीजेनरेशन में RUBP का यूज हुआ था ना। RUBP का यूज हुआ था ना। जितना भी RUBP का यूज होता है उतना ही पुनः निर्माण हो जाता है। यानी कि इस्तेमाल होने वाला कार्बोक्सिलीकरण के दौरान इस्तेमाल होने वाला RUBP यानी कि रोबुलोज बाइफॉस्फेट का पुनः फिर से निर्माण होना ही क्या कहलाता है? रीजेनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस तरह से रीजेनरेशन होने के बाद रबुलेज बाइफॉस्फेट पुनः बन जाते हैं और आगे चलकर PgAl जो है ग्लूकोज में बदल जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आइए डार्क रिएक्शन के लिए पूरा एक समीकरण। तो डार्क रिएक्शन में पहले RUBP, उसके बाद जरूरी है NADPH2, और क्या जरूरी है? ATP, और क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? रोबुलेज बाइफॉस्फेट NADPH2 ATP कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया। अरे डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, तब क्या बनता है? PgA बनता है। अच्छा, एक साथ लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लीजिए। डार्क रिएक्शन में सबसे पहले किसका इस्तेमाल हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा CO2।
चौथा क्या हो गया दोस्तों? CO2 हो गया। चौथा क्या हो गया आपको? CO2 हो गया। ये तीनों का यूज होता है, ठीक है। कितना? और इन सब के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए NADPH का कितना अणु चाहिए? 2। और टोटल प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज बनाने के लिए C6H12O कितना कार्बन चाहिए? और ग्लूकोज बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए वो कार्बन किससे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी कि एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 6। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रत्येक एक ग्लूकोज अणु बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु? 6 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु? 6 अणु। और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु को स्थिरीकरण करने के लिए अर्थात उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण करने के लिए 2 NADPH चाहिए। तो इधर 6 के लिए कितना चाहिए? 12। और एक कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP चाहिए। तो ATP कितना चाहिए? 18 चाहिए। कितना चाहिए? 18। और चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक रोबुलोज बाइफॉस्फेट जुड़ता है और एक प्रकार से PGA का निर्माण करता है, तो अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो रोबुलोज बाइफॉस्फेट भी कितना चाहिए? इतना चीज चाहिए ग्लूकोज बनने के लिए, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज अणु बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु? ATP का कितना अणु? NADPH2 का, रोबुलोज बाइफॉस्फेट का 6 अणु बनता है। अब ये सब मिल करके फाइनली क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा? और रोबुलोज बाइफॉस्फेट पुनः क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। रोबुलोज बाइफॉस्फेट पुनः क्या हो जाएगा? NADPH2 से H2 का इस्तेमाल कर लिया जाता है और NADP को क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है। ATP फिर पुनः किस में बदल जाता है? ADP में बदल जाता है। और ये भी टोटल कितना होता है? 18 होता है। ये है डार्क रिएक्शन का पूरा फार्मूला। और आपका ग्लूकोज बनकर क्या हो गया है? तैयार हो गया है। क्या हो गया है? तैयार। क्या? ओ बाइफॉस्फेट ना, बाइफॉस्फेट, सॉरी। क्लियर? क्लियर हो गया? ग्लूकोज बन के तैयार है। प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट। तो एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बाद होता है। और डार्क रिएक्शन कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। अब तो ये काफी विस्तार हो गया। सब समझे कि नहीं समझे? अगर सब नहीं समझे तो शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए, ठीक है। शॉर्ट में ये काफी विस्तारित रूप हो गया। अब शॉर्ट में दोस्तों अगर समझे तो फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार में होता है। किसमें? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा प्राप्त करता है। उस ऊर्जा से हाइड्रोजन, जल के अणु को तोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन अंदर में रह जाता है और जल के टूटने से जो ऑक्सीजन बनता है वो क्या हो जाता है? बाहर। और हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद NADPH2 बनता है। NADPH2 बनता है। अब क्लियर हो गया? अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि NADPH2 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? H का। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन और इसी से क्या बन जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन कहां से आता है? और हाइड्रोजन कहां से आता है? यानी कि हाइड्रोजन कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने में कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए
तो कार्बन ऑक्सीजन किसका रहता है? हाइड्रोजन रहता है जल का। हाइड्रोजन किसका रहता है? जल का। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के एक ग्लूकोज के अणु में जो कार्बन और ऑक्सीजन रहते हैं वे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं, और जो हाइड्रोजन होते हैं वे जल से प्राप्त होते हैं। वे किससे प्राप्त होते हैं? तो आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण को टैप करके उसे ऊर्जा में बदलता है। उस ऊर्जा से जल के अणु को तोड़ दिया जाता है। जल के अणु के टूटने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन पौधों के हरित लवक में पाए जाने वाले विशेष विटामिन NADP से जुट करके NADPH2 बना लेता है। जैसे NADPH2 बनता है, शुरू क्या हो जाता है? डार्क रिएक्शन में पौधे के NADPH2 का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बना दिया जाता। क्या ये शॉर्ट फार्मूला हुआ? अब विस्तार तो देखे कि ना, शॉर्ट में भी समझ गए, अब विस्तार में भी समझ गए। कोई दिक्कत जी नहीं ना? हाँ कहिए। देखिए विस्तार में हम समझा दिए ना, ये शॉर्ट में समझाए हैं आपको कि आप भूल ना जाए, क्योंकि उसमें रिएक्शन बहुत बराबर आता। और जो प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए ना वो सीधे समझिए कि 11th क्लास का आपको हम बताए, तो उसमें कभी फंस गए, समझ गए तो इतना तो हम याद रख सकते हैं, और इतना में भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन विस्तारित रूप तो आपको हम बता ही दिए। हाँ कहिए, और क्या क्वेश्चन था? किस में क्या नंबर है? ये रिएक्शन डार्क रिएक्शन का, ये डार्क रिएक्शन के दौरान इसी तरह से सब कुछ घटना घटित होती है। क्या 18 ATP से ADP कैसे बना? और 18P। अब देखिए कि ATP का निर्माण हुआ था, तो ATP के निर्माण में क्या क्या लगा था? ADP और फॉस्फेट लगा था ना। तो ATP के निर्माण ये दोनों से मिलकर हुआ, तो ATP टूटेगा तो ये दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही ATP के टूटने से 18 ATP है, तो ये टूटता किस में है? तो 18 ADP और 18 फॉस्फोरस में। क्लियर है? ठीक है। तो ATP जो है 18 ATP टूट करके पुनः 18 ADP और 18 फॉस्फोरस के अणु में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रेशन, यानी कि ATP का जल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP कहेंगे इसको। क्लियर? नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए सीधा कि 18 ATP टूटेगा तो क्या बनेगा? 18 ADP 18 फॉस्फेट, अब फॉस्फेट में है फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ADP फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना? ATP। ATP का फिर ये उपयोग हो गया तो ATP टूटकर क्या बन गया? ADP। कोई दिक्कत दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण हो गया समाप्त। कहिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण समझे? थोड़ा ऑनलाइन में देखें, ऑनलाइन एक बार पढ़िए तो।
चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले सबको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत दोस्तों लाइट रिएक्शन में तो नहीं होगा, डार्क रिएक्शन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लाइट रिएक्शन तो सीधा सीधा था ना, है? एक बार पुनः ध्यान दीजिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात है नहीं। एक बार देखिए कैसे दिक्कत होगा। हम क्या देखें कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया काफी जटिल है और ब्रह्मांड की जटिल अभिक्रियाओं में से एक है। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया, लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन तो क्लियर है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश लिया, उसे ऊर्जा में, दूसरा उसी ऊर्जा से जल के अणु को तोड़ लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन अंदर रह गया, ऑक्सीजन। अब जो हाइड्रोजन अंदर रह गया वे NADP से जुट करके क्या बना लिया, NADPH2 बना लिया। अब दिक्कत है कि NADP कहां से आया, तो NADP एक विटामिन है जो पौधों में हमेशा मौजूद रहते हैं और उसकी कभी कमी होने वाला क्यों नहीं है दोस्तों, कमी होने वाला क्यों नहीं है? तो आप देखिए रिएक्शन, देखिए दोस्तों रिएक्शन देखिए, डार्क रिएक्शन में NADPH2 से फिर क्या रिलीज हो गया, यानी कि जितना यूज हो रहा है उतना बन रहा है, इसलिए कभी इसकी कमी। तो लाइट रिएक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त किया, उसी ऊर्जा से जल के अणु को तोड़ दिया गया। जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर जुट करके NADP से NADP, और दूसरा सबसे अंतिम काम हुआ कि ADP से एक फॉस्फेट जुटकर क्या बन गया। लाइट रिएक्शन के दौरान जैसे ही NADPH2 और बना क्या, ATP, उसके बाद शुरू होगा क्या, डार्क रिएक्शन। उसके बाद क्या शुरू होगा, डार्क रिएक्शन। कितने भागों में बटा, कार्बोक्सिलीकरण, अवकरण, कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है NADPH2 से जुटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुटेगा, NADPH, रोबिलोज बाई फॉस्फेट से जुटेगा और बना लेगा PgA। अपकरण की अभिक्रिया में PgA से ATP जुटेगा तो बना लेगा PgAl। अब उसके बाद रीजनरेशन में जितना रोबुलोज बाइफॉस्फेट का यूज हुआ वो फिर से निर्मित हो जाएगा और अंत में किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज का। सीधा सीधा तो है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है? ऑनलाइन वाले दोस्तों अब बताइए क्या नहीं समझे। 1 मिनट ऑनलाइन वाले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट ऑनलाइन वाला नहीं समझ रहा है, रुकिए एक बार पुनः बताएं, एक बार पुनः बताएं। आइए एक बार पुनः आइए दोस्तों। फोटो सिंथेसिस, एक बार पुनः आइए। पहले क्या हुआ, लाइट, और उसके बाद क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह नहीं। क्वेश्चन बन रहा है, लाइट में सबसे पहले क्लोरोफिल क्या प्राप्त किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित, उसके प्रकाश से जल के अणु को क्या किया गया, तोड़ के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ये बता रहे हैं, वैसे रिएक्शन भी दिया हुआ है, रिएक्शन भी दिया हुआ है पूरा, जिसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो इस ऊर्जा से जल के अणु को तोड़कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, अब यही ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन। अब आप ध्यान रखिए कि पहले से ही मौजूद है
डीपी, NADP पहले से ही मौजूद है क्या? Na ये पहले से ही मौजूद रहता है, इसकी कभी कमी, इससे जुट जाएगा जल वाला क्या, तो ये बन जाएगा क्या? NADPH2 बन गया। उसके बाद दोस्तों चौथा काम होता है, ADP से जुट जाता है एक क्या? फॉस्फेट जुट जाता है। एक क्या जुट जाता है? फॉस्फेट जुट जाता है। PO4 को फॉस्फेट कहते हैं। ये क्या बन जाता है? देखिए दोस्तों, लाइट रिएक्शन में ही 4 काम होता है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य के ऊर्जा को प्राप्त करके सूर्य के विकिरण ऊर्जा को टैप करके उसको किस में कन्वर्ट किया? उस ऊर्जा से जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन पहले से मौजूद क्या रहता है? यह एक प्रकार का विटामिन है और यह पहले से मौजूद रहता है और इसकी कभी कमी पौधों में होती। NADP से H जुट करके क्या बना लिया? उसके बाद ADP से एक फॉस्फेट अणु जुड़कर क्या बन गया? पहले से ADP भी मौजूद रहता है, पहले से फॉस्फेट भी मौजूद रहता है, फिर सिर्फ बनना है किसको? ये दोनों बनते ही लाइट रिएक्शन क्या हो गया? और लाइट रिएक्शन में ये दोनों जो बना, इसका यूज किसमें होगा? डार्क रिएक्शन। अब आइए डार्क में आ जाए। डार्क को डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश की कोई जरूरी, इसमें जरूरी किसकी है? अब आइए, डार्क रिएक्शन में सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है NADPH2 प्लस रोबुलोज बाई फॉस्फेट। रोबुलोज बाई फॉस्फेट। कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH2 और रोबुलोज बाइफॉस्फेट जुट करके क्या बना लेता है? PGA बना लेता है। क्या बना लेता है? PGA बना लेता है। और इन सब को उत्प्रेरित करता है रूबिस्को एंजाइम। तो कार्बोक्सिलीकरण समझे? कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा वायुमंडल से ग्रहण किया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पहली बार उपयोग कहां हो रहा है? डार्क रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड का लाइट रिएक्शन में कोई यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट यूज कहां पर है? डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड से लाइट रिएक्शन में क्या बना था? वो जुटा और दोस्तों रोबुलोज बाइफॉस्फेट जुटा और इसको जोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया रूबिस्को, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया? PGA का फुल फॉर्म नोट में दिया हुआ है ना, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड नोट में दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या शुरू हुआ? अवकरण। उसके बाद क्या शुरू हुआ? उसके बाद PGA से क्या जुट गया? ये ATP कौन सा आया? लाइट रिएक्शन। और ये क्या बन गया? PG। और ये भी कंपाउंड है दोस्तों, ये प्रथम अस्थाई कंपाउंड है। ये प्रथम अस्थाई कंपाउंड है। क्लियर हो गया दोस्तों? उसके बाद रीजनरेशन में क्या होता है कि जितना रोबुलोज बाइफॉस्फेट का उपयोग कार्बोक्सिलीकरण में होता है, रीजनरेशन के दौरान उतना ही फिर क्या होता है? पुनः निर्माण। बस हो गया। डार्क रिएक्शन 3 स्टेप में है। क्लियर? डार्क रिएक्शन में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड ने NADPH2 रोबुलोज बाइफॉस्फेट मिलकर PGA बनाया। दूसरा क्या हुआ? PGA ATP से मिलकर PGAL बनाया। PGA और उसके बाद रोबुलोज बाइफॉस्फेट का जितना यूज हुआ था कार्बोक्सिलीकरण में, पुनः उसका क्या हो गया? हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब बताइए ऑनलाइन वाले सब, देखिए PGA क्या है, नोट पढ़िएगा तो ना। PGA क्या है? कंपाउंड है दोस्तों। PGA क्या है? कंपाउंड है। PGAL भी क्या है? कंपाउंड है। अब Na कहीं पर लिखिएगा तो कहेगा Na क्या है, तो सोडियम है, और क्या कर सकते? तो कंपाउंड है, उसका नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको शॉर्ट में ही लिखा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? कहिए डार्क रिएक्शन क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ग्लूकोज बनकर तो कल ही तैयार हो गया था। रिएक्शन उसमें समझने वाला, याद करिए उसको। ठीक है? बैलेंस नहीं है रिएक्शन।
बैलेंस रिएक्शन, उसमें देखिए याद रखना है, ध्यान दीजिए, C6H12O6 एक ग्लूकोज का अणु है ना, एक ग्लूकोज का अणु बनने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 6। और ये कार्बन की प्राप्ति कितना किससे होगी? और कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कितना कार्बन है? 1। तो यानी कि एक ग्लूकोज अणु बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 6। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु को ग्लूकोज में बदलने के लिए, एक के लिए यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना एटीपी चाहिए? 3 एटीपी। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन निकलकर ग्लूकोज बने तो उसके लिए 3 एटीपी ऊर्जा खर्च करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु से एक कार्बन निकालना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए आपको चाहिए 2 क्या? NADPH2 चाहिए। यानी कि एक कार्बन अणु, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH2 चाहिए। टोटल कितना यूज हो रहा है? 6। तब बनेगा क्या? एक ग्लूकोज। तो इसमें जोड़ दीजिए कि एक के लिए चाहिए कितना एटीपी, तो 6 के लिए कितना? 18 एटीपी। 6 के लिए कितना चाहिए? अब देखिए कि 6 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना चाहिए? तो 2, तो 6 दूनी 12 NADPH2। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरा चाहिए रोबुलोज बाइफॉस्फेट। और रोबुलोज बाइफॉस्फेट कितना अणु चाहिए? क्या चीज जरूरी के लिए? तो ग्लूकोज के एक अणु बनने के लिए 6 रोबुलोज बाइफॉस्फेट, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी और 12 NADP। तो दोस्तों ये याद रखना होगा, ये दर्शाने का एक तरीका है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शनों की एक श्रृंखला है, रिएक्शनों की एक, सिर्फ शॉर्ट में वो दर्शाने के लिए लिखे हुए हैं दोस्तों, कि ताकि आप ये समझ चुके कि एक ग्लूकोज अणु बनने के लिए रोबुलोज बाइफॉस्फेट कितना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, एटीपी कितना चाहिए, NADPH2 कितना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बनता है एक ग्लूकोज है और NADPH का H2 उपयोग हो जाता है और NADP क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और रोबुलोज बाइफॉस्फोर जस का तस बना रहता है। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो शॉर्ट में याद रखना है, शॉर्ट वाला बताए थे ना। हाँ, दिक्कत है तो शॉर्ट में याद रखना है, और नहीं समझ रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि इतना विस्तार में समझने के लिए। हाँ, अगर आप NDA CDS का एग्जाम देते हैं तो इतना समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें यहां से प्रश्न आते हैं। क्लियर हो गया? तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? तो प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या? अरे बाकी है, हमको पता नहीं है क्या बाकी है। चलिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्लियर हो गया? क्लियर, दिक्कत ना? नहीं तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऐसी है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन ग्लूकोज का बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों,
प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया भर दिन एक समान, कभी घटती है कभी बढ़ती है। भर दिन यानी कि पूरे दिन में ही प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कब होता है? तो दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या प्रकाश संश्लेषण एक ही रफ्तार से होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण कभी घट जाती है कभी, और प्रकाश संश्लेषण को कई तरह से कई कारक प्रभावित भी करते हैं। अब यह समझना है कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारण प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रभावित करता है तापमान। कौन प्रभावित करता है? तापमान। अब तापमान कैसे प्रभावित करता है कि अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तापमान में वृद्धि हो रही तो प्रकाश संश्लेषण में भी वृद्धि हो रहेगा। लेकिन तापमान सबसे सॉलिड कितना है? 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आदर्श तापमान माना जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण पूरे गति के साथ जो होता है किस तापमान पर होता है? अगर इससे कम रहेगा तापमान तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी, इससे अधिक रहेगा तो भी घट जाएगी, क्योंकि अधिक तापमान में रंध्र जो होते हैं पत्तियों में वे बंद हो जाते हैं और पौधा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तापमान बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन तापमान अगर 30 से 35 डिग्री है तो यही तापमान सर्वश्रेष्ठ तापमान है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर 35 डिग्री से भी ऊपर तापमान जा रहा है तो फिर धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? यानी कि अभी जो दोपहरी है 45-50 का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण का दर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों? तो पत्तियों पर जब सूर्य की उस तेज प्रकाश पड़ती है तो उसके रंध्र ठीक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जब कभी टेम्परेचर घटते 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 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आदर्श तापमान क्या है? अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रहेगा तो घटेगा, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगा? लेकिन इस तापमान से अधिक होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत नहीं। और 5 डिग्री से नीचे पर प्रकाश संश्लेषण, तो तापमान कैसे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित किया देख लिए। दूसरा प्रभावित करता है प्रकाश की तीव्रता। दूसरा क्या प्रभावित करता है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता प्रभावित करता है। प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी। तीव्रता जितना बढ़ते जाएगा प्रकाश का इंटेंसिटी, तीव्रता क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? घट जाता है। शुरुआत में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? लेकिन अगर तीव्रता बढ़ते रह जाए तो ऐसी स्थितियों में पौधे के पत्ती के रंध्र बंद हो जाते हैं और वे सांस नहीं ले पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी प्रकाश की तीव्रता कम है, प्रकाश की तीव्रता कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम है। तीव्रता बढ़ते जाएगा प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ते जाएगा, तीव्रता और बढ़ते जाएगा प्रकाश संश्लेषण और बढ़ते जाएगा, तीव्रता और बढ़ते जाएगा प्रकाश संश्लेषण दर घट जाएगा। समझे कि न समझे? यानी कुछ भी अति नहीं है, अति जरूरी नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि बहुत अधिक तापमान हो जाए, बहुत अधिक प्रकाश की तीव्रता हो जाए तो इससे असर यह होता है कि पत्ती में जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, रंध्र, जिसके माध्यम से पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, वे रंध्र ही क्या होने लगते? बंद होने लगते। तीसरा प्रभावित करता है प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि। तीसरा क्या प्रभावित करता है? प्रकाश की
अवधि, और अवधि के लिए 10 से 12 घंटा प्रकाश पर्याप्त है। 10 से 12 घंटा प्रकाश पर्याप्त है। इससे कम टेम्परेचर है तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, अधिक है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे कम रहेगा, यानी कि पौधों को इससे कम देरी तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो निश्चित तौर पर पौधे कम ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और इससे अधिक प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना प्रकाश संश्लेषण होनी चाहिए उतना ही होगा। अगर इससे ज्यादा देर अगर धूप रहता है, हालांकि इससे ज्यादा देर गर्मी के सीजन में रह सकता है। चौथा, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश के रंग, प्रकाश के रंग ये भी प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण तेज होता है किसमें? लाल में। लाल के बाद किसका? नीला। प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश, सूर्य से आने वाली जो श्वेत प्रकाश होता है, तो आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंग का क्या है? मिश्रण है। 7 रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, जिसमें लाल का सबसे ज्यादा, बैगनी का सबसे कम। तो अधिक तरंगदैर्घ्य वाली जो प्रकाश है लाल, उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। लाल के बाद सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में? नीला में। तो ये लाल का सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण श्वेत प्रकाश के किस रंग में होता है, और दूसरा स्थान किसका है? उसके बाद सबसे कम किसमें होता है? पीला में। उसके बाद हरा में। हरा में सबसे कम, लाल में सबसे, हरा में सबसे कम, लाल में सबसे ज्यादा। हरा में सबसे कम, लाल में सबसे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तापमान प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाश की अवधि प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाश के रंग प्रभावित कर सकते हैं, और दोस्तों क्या प्रभावित कर सकता है? और प्रभावित कर सकता है आपको क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण को कोई भी कारक प्रभावित करे, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो कौन है? सबसे ज्यादा यह प्रभावित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण को बहुत चीज प्रभावित कर रहे थे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को बहुत चीज प्रभावित कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? और यह कैसे प्रभावित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगा? कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर घटेगी तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण सुचारू रूप से होता रहे उसके लिए वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का रहना अनिवार्य है। अगर इससे कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? और इससे अधिक होने पर भी प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ेगी। लेकिन बहुत अधिक हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, बहुत अधिक हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तब पत्तियों का रंध्र बंद हो जाएगा, वे कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं पाएगा, और इस तरह से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कम पड़ जाएगी या उसकी दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्थात शुरुआत में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पत्तियों में स्थित सूक्ष्म रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और वे कार्बन डाइऑक्साइड को ले ही नहीं पाते हैं, और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर? अब बाकी जल भी कुछ कुछ प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये 5 चीज, और सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? ये इतना प्रभावित करता है कि इसे क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है।
चलिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस समाप्त हो चुका है। समझे कि नहीं समझे? आप क्वेश्चन बनाइए, बैठिए ना एक मिनट, हर बार आ रहे हैं। क्वेश्चन बनाइएगा ना, हल्का फल्का हो सकता है ना है समझ में आए। हम भी पहली बार डार्क रिएक्शन को समझ रहे, तो हमको भी पहली बार समझ में नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं। जो पहली बार पढ़े हैं तो उसको डार्क रिएक्शन में कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन घर पर जाकर नोट को एक दो बार पढ़िएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं। अब बस सारा खेल क्वेश्चन बनाने पर है। नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समझ लिए कि क्वेश्चन बनने लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार डार्क रिएक्शन अगर नहीं समझे होंगे फिर से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण को समाप्ति की घोषणा कर दें, कर दें। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानव पर बात करेंगे। आइए दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा। छोड़ देते ना, बोले थे बता दें। इसका ट्रोफोजोइट होगा, ट्रोफोजोइट, यस। एक क्वेश्चन है, माइनस में, हाँ कुछ पौधा होते हैं जो ठंडे क्षेत्र में अनुकूलित होते हैं, ठीक है, तो वहां माइनस पर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन आप कहिएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 5 डिग्री से कम पर प्रकाश संश्लेषण होगा, यह संभव नहीं है। लेकिन टुंड्रा और टैगा वनस्पतियों में कुछ पौधे हैं, जैसे शैवाल की कुछ प्रजातियों हैं जो बर्फ पर उगते हैं और माइनस टेम्परेचर में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अरे पीजीए अस्थाई यौगिक है ही, तो लिखा हुआ है कि है ही। अरे पीजीए बता नहीं रहते का अस्थाई यौगिक है, तो कह रहा नोट में लिखा है, जो नोट में लिखा है वही तो है। डार्क में प्रॉब्लम है, डार्क को एक दो बार पढ़िएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट में O2 देते हैं, नाइट में O2 देते हैं। करे कुछ पौधे होते हैं जो नाइट में O2 देते, नाइट में ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा तो हमको कहीं एनसीईआरटी बुक में तो मिला नहीं। क्या? कौन? बरगद पीपल तुलसी दिन रात ऑक्सीजन देता है। अरे बरगद पीपल तुलसी के बारे में हम कहाँ कहीं पढ़े कि ये दिन रात ऑक्सीजन देता है? कम 9th का बुक देखे हैं बायोलॉजी, उसमें भी पीपल बरगद के बारे में कहीं कुछ नहीं है। 12th का पूरा एनसीईआरटी छान मारे हैं, कहाँ कहीं पर मिला है पीपल बरगद ये रात दिन ऑक्सीजन देता है। आपको कहीं सोर्स में मिला है तो उस सोर्स को हमको भेजिएगा, फिर उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं पीपल या उसमें क्या होता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में इस तरह की कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। ओके।